नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत का जन्मदिन है। पिता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मां सुनीता गहलोत ने आशीर्वाद उनको दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हार्दिक बधाई, प्यार और आशीर्वाद, जीवन में उन्नति करते रहो, स्वस्थ और प्रसन्न रहो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो आज आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत का जन्मदिन है और इस दौरान हर कोई अलग अलग तरीके से जन्मदिन मना रहा है, लेकिन वैभव गहलोत ने जो दिन की शुरुआत की वो मां और पिता की चरण स्पर्श करके की, उनसे आशीर्वाद लेकर की। ये तस्वीर सुबह की है जब वैभव गहलोत माता पिता से मिले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले, मां सुनीता से मिले। दोनों ने वैभव गहलोत को आशीर्वाद दिया और कहा कि हार्दिक बधाई, प्यार और आशीर्वाद, जीवन में उन्नति करते रहिए, स्वस्थ और प्रसन्न रहिए, हमारी शुभकामनाएं। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर जाइए, वैभव गहलोत को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हर कोई उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा है। लगभग सभी नेता उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं अभी तक दे चुके हैं। उनके जन्मदिन पर अलग अलग कार्यक्रम भी रखे जाएंगे, लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की जाए, क्योंकि अनलॉक जरूर हुआ है आज से, लेकिन इतना भी नहीं खुला कि गाइडलाइंस को फॉलो ना किया जाए। आज का दिन वैभव गहलोत के लिए महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। हर कोई उनके स्वस्थ जीवन की कामनाएं कर रहा है। जो वो जिंदगी में चाहते हैं वो उस मुकाम तक पहुंचे, ये मंगल कामनाएं की जा रही हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह की तस्वीर है जब वैभव गहलोत माता पिता से मिले, उनसे चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद भी उनको जाहिरा मिलना था और हर माता पिता जिस तरीके से बच्चे के लिए चाहते हैं, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जीवन में वैभव गहलोत उन्नति करे, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, आज का दिन वैभव गहलोत के लिए खास और खास तरीके से उन्होंने उसको शुरू भी किया माता पिता की चरण स्पर्श कर, क्योंकि कहा जाता है कि माता पिता के चरणों में ही जन्नत है। पुनः प्रयास वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वैभव गहलोत ने चरण स्पर्श के साथ दिन की शुरुआत की और ये संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, राजस्थानी संस्कृति है। कहा जाता है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। जाहिर है, जैसे ही चरण स्पर्श किए, जीवन में उन्नति की, स्वस्थ रहने की, प्रसन्न रहने की आशीर्वाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मां सुनीता गहलोत की तरफ से वैभव गहलोत को दिए गए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश में लगातार कोरोना संक्रमण के केस में सुधार महसूस किया जा रहा है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 1,32,788 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 2,31,456 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की ही बात करें तो 3,207 मरीजों की मौत हुई। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी भी ज्यादा है, क्योंकि बीते एक सप्ताह के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस लगभग आधे हो चले हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी 3,000 से ऊपर बना हुआ है। जबकि जब 3 लाख केस आ रहे तो उस वक्त 4,000 के आसपास मौत हो रही थी। अब 1.5 लाख के आसपास केस आ रहे हैं। उसके बावजूद 3200 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के अब तक 2,83,07,832 मामले सामने आए हैं। भारत में अब तक कोरोना के 2,61,79,085 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, और यह रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। भारत में अब तक कोरोना के 17,93,645 एक्टिव केस अभी भी बने हुए हैं। लेकिन ये एक्टिव केस अगर हम मई के पहले सप्ताह के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको राहत महसूस होगी, काफी कम नजर आएंगे। हालांकि 17 लाख 18 लाख केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। भारत में कोरोना से अब तक 3,35,102 लोगों की मौत हुई और ये सरकारी आंकड़ा है। इसको लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जो आंकड़ा सामने आया वो भी डराने वाला है, क्योंकि ज्यादातर मौतें जो हुई हैं वो सिर्फ सेकेंड वेव के आसपास नजर आई। हर दिन 4,000 से ज्यादा सरकारी आंकड़ों में लोगों को गंवाया गया है।
भारत में अब तक 21 करोड़ 85,46,667 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन जो हम ये जानकारी दे रहे हैं पहली डोज की है, ये लोग वो नहीं जिनको दूसरी डोज लग चुकी है। दूसरी डोज लगभग 5 करोड़ के आसपास लोगों को लगी है। पहली डोज लगभग कहा जा सकता है कि 22 करोड़ के आसपास लोगों को लग चुकी है। और अब बात करते हैं WHO के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के, जिन पर मुकदमा हो गया है। इंडियन बार एसोसिएशन ने चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या पर आरोप लगाया है कोविड-19 की दवा आइवरमेक्टिन के उपयोग का चीफ साइंटिस्ट ने विरोध किया। ऐसे में गंभीर स्थिति से जूझ रहे कई मरीजों की मौत हो गई है। जबकि अमेरिका की सीनेट के समक्ष 2 बड़े डॉक्टर ने गवाही दी और कहा कि कोविड-19 से गंभीर बीमारी की जान बचाने में आइवरमेक्टिन की बड़ी भूमिका और इसी वजह से अब उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। कोरोना से बेसहारा बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। दरअसल राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने यह हलफनामा दायर किया और बताया कि मार्च 2020 से अब तक देश के अंदर कोरोना से 9,346 बच्चे अपने पेरेंट्स को, अभिभावक को खो चुके हैं। इस आंकड़े को जरा गौर से सुनिए क्योंकि सरकारी आंकड़ा बहुत अलग है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जो हलफनामा दायर किया गया उसमें बताया गया कि मार्च 2020 से अब तक यानी कि मई के अंत तक देश में कोरोना से 9,346 बच्चे अपने अभिभावक को, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को खो चुके हैं। दूसरी ओर राज्यों के आंकड़े बयां कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो एकदम अलग हकीकत है। सिर्फ 5 राज्यों में ही 9,497 बच्चे अपने अभिभावकों को गवा चुके हैं। बच्चों की पहचान की प्रक्रिया जारी है, इसलिए यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। राज्यों ने पोर्टल पर अपलोड किए हैं आंकड़े, लेकिन कमाल की बात देखिए, केंद्र के अनुसार महाराष्ट्र में 796 बच्चों ने अभिभावक को खोया, जबकि राज्य बता रहा कि 4,935 बच्चे पेरेंट्स को खो चुके हैं। सवाल यहां यह खड़ा होता है क्योंकि केंद्र के पास जो डाटा होता है वो राज्यों का संकलित डाटा होता है, यानी कि राज्य सरकारें जो डाटा देते हैं उसको एक साथ इकट्ठा करके केंद्र उस डाटा को जारी करती है। तो केंद्र के पास जो डाटा है, क्या वो अपडेट डाटा नहीं? क्या राज्य सरकारों की तरफ से डाटा भेजा नहीं गया? अगर राज्य सरकारों की तरफ से डाटा भेजा गया तो फिर इतना बड़ा अंतर क्यों? हम सिर्फ महाराष्ट्र के साथ इसको समझ के आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि 796 बच्चों ने ही अभिभावकों को खोया, जबकि वही राज्य सरकार यानी कि महाराष्ट्र की सरकार बता रही कि नहीं, ऐसा नहीं है, 4,935 बच्चे अपने पेरेंट्स को खो चुके। और अब बात करते हैं शिक्षकों की, जिन पर कोरोना का कहर उनकी जिंदगी पर भारी पड़ता नजर आया। कोरोना से शिक्षा विभाग में अब तक 125 शिक्षक कर्मचारियों की मौत हो गई है। विभाग ने जिलों से इस संबंध में जानकारी भी मांगी थी। अब आश्रितों को अनुग्रह राशि के भुगतान का निस्तारण किया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन प्रकरण निस्तारण के लिए भी मॉनिटरिंग जारी है। वंचित शिक्षक कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिला कलेक्टर को सूची सौंपकर टीकाकरण भी किया जाएगा। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं, कोई विभाग नहीं जिसके ऊपर कोरोना का कहर ना बरपा हो। लेकिन जरा सोचिए, शिक्षक भी इससे अछूते नहीं रहे। अब आप सोच रहे होंगे स्कूल तो खुले नहीं, ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो शिक्षक कैसे इसकी जद में आए? शिक्षक को ग्राउंड का कई काम दिया गया था, फील्ड का काम दिया गया था। मुमकिन है उस दौरान वो कोरोना की जद में आए होंगी, जान गंवा बैठे। और अब बात करते हैं स्कूलों में 15 जून से शुरू हो सकता सत्र। प्रदेश के स्कूलों में नया सत्र 2021-22 की शुरुआत 15 जून से यानी कि 13 दिन बाद से। शिक्षा विभाग ने नए सत्र का कैलेंडर का ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया है। मंजूरी के लिए सरकार के पास यह ड्राफ्ट भेजा गया है। हालांकि सवाल कई है। सवाल यह है कि कैलेंडर में कई विसंगतियां भी सामने आई हैं। कैलेंडर में 15 से 20 जून तक प्रवेश का दूसरा चरण चलाया जाएगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि अभी तक तो पहला चरण ही शुरू नहीं हुआ, तो दूसरा चरण कैसे शुरू होगा? प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई और परीक्षा होने के 10 दिन बाद तक बताई गई। कोरोना से बचाव भी और आमजन को राहत भी, इसी थीम पर चलाया जाएगा प्रशासन शहरों के संग अभियान। कोरोना की लहर के शुरू होने के साथ प्रशासन शहरों के संग अभियान पर
विराम लग गया तो लेकिन अब उसको एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। अभियान के दौरान शिविरों में भीड़ भी ना उमड़े और लोगों की सालों से लंबित प्रकरण भी निपटाए जाए। अभियान में सूचना तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। अभियान में प्रकरण प्राप्त करने से निस्तारण तक सारा काम ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए आईटी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। नगरीय विकास विभाग की तरफ से मांगे गए हैं प्रस्ताव और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी समिति बनाई गई। समिति 9 जून तक अपनी रिपोर्ट देगी और जैसे ही रिपोर्ट देगी उसके बाद प्रपोजल तैयार होने पे और उसके अप्रूवल के बाद ये ऑनलाइन पूरी कवायद होने पर प्रशासन शहरों के संग अभियान को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। सरकार के विशेषज्ञों ने सुनाई बच्चों में कोरोना फैलने की आहट। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समूह का गठन किया। जल्द ही बच्चों के उपचार के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी। नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि कुछ बच्चों में ऐसे लक्षण मिले जो पहले नहीं थे। मौजूदा हालात में 2 से 3% बच्चों को ही अस्पताल ले जाने की जरूरत होगी। अस्पतालों में बच्चों के उपचार के लिए सुविधाओं की अभी कोई कमी नहीं, लेकिन वायरल के रूप में व्यवहार में बदलाव आने के बाद हालात बदल सकते हैं। बच्चों में कोविड 2 तरह से हो सकता है। पहले रूप में संक्रमण, खांसी, बुखार और निमोनिया के चलते बच्चों को भर्ती करना पड़ सकता है। दूसरा रूप कोविड से उबरने के 2 से 6 सप्ताह बाद यानी कि पोस्ट कोविड सिम्टम। इसमें हल्का बुखार, शरीर पर लाल चकत्ते, आंखों पर सूजन, ललाई, सांस में तकलीफ होना, डायरिया, उल्टी के लक्षण हो सकते हैं। फेफड़ों समेत किसी भी अंग को ये प्रभावित कर सकता है और ऐसा होने पर आरटी-पीसीआर जांच आती है नेगेटिव। एंटीबॉडी टेस्ट में इसकी पुष्टि होगी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि बच्चों का इलाज मुश्किल नहीं, लेकिन समय पर इलाज बेहद जरूरी है। आगे वो बोले कि बच्चों के बारे में विशेषज्ञ समूह की पूरी नजर है और क्योंकि खतरा ये बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे इसकी जद में आएंगे। ऐसे में बच्चों के अंदर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कोरोना के दौरान क्या लक्षण हो सकते हैं और कोरोना जब चला जाएगा, इलाज पूरा हो जाएगा, उसके बाद बच्चे के शरीर में क्या क्या अंतर आ सकता है, अंगों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इन सब की जानकारियां जुटाई जा रही है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है ताकि बच्चों को वक्त से पहले संभाला जा सके, कोरोना होने के दौरान भी और कोरोना के बाद। अब आपको एक अलग तरीके की खबर बताते हैं, क्योंकि कोरोना के डर से नोटों को सैनिटाइज किया, रंग उड़ा मामले में अब भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि कोरोना काल में जितने नोट खराब हुए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2000 के सिर्फ 6 लाख नोट डिस्पोज किए गए, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आंकड़ा समझिएगा 45 करोड़ 48 लाख नोट डिस्पोज किए गए। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 200 रुपए के सिर्फ 1 लाख नोट बर्बाद हुए थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 2020-21 में संख्या 11 करोड़ 86 लाख हो गई है। 500 रुपए के नोट खराब होने में भी 40 गुना का इजाफा हुआ है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सैनिटाइज करके नकली नोटों को भी बदला जा रहा है। वहीं देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप, सुप्रीम कोर्ट के जजों और वरिष्ठ वकीलों ने बांटे अनुभव। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कोरोना से लड़ाई का जिक्र किया और कहा कि 18 दिन तक अपने ऑफिस में ही आइसोलेट रहा। इस दौरान तनाव दूर करने के लिए किताबों का सहारा लिया गया। मैं चाहता था कि परिवार का कोई भी सदस्य संक्रमित ना हो। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि मुझे भी गत साल जून में कोरोना हुआ था। एंटीबॉडी बनने के बाद मैंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए। एक वकील ने कहा कि कार्यालय में अकेला रहना काफी उबाऊ होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं आईएएस अल्पन बंदोपाध्याय प्रकरण में फिलहाल केंद्र को देखना पड़ा नीचे। केंद्र के बुलाने का आदेश मानने के बजाय इस्तीफा दिया बंगाल के सीएस ने। एआईएस अफसरों की डेपुटेशन के मामले में केंद्र सरकार की शक्तियां सीमित हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकारों से इस मुद्दे पर टकराव में केंद्र की नहीं चली है। फरवरी 2019 में भी केंद्र ने बंगाल सीएस को 5 आईपीएस अफसरों के मेडल छीनने को कहा था। इन 5 आईपीएस अफसरों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरने में बैठने का आरोप था। बंगाल सरकार ने कहा कि कोई अफसर धरने पर नहीं बैठा
बाद में आरटीआई से मिली जानकारी किसी अफसर के मेडल नहीं छीने गए। गत दिसंबर 2020 में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा पर हमले के मामले में भी यही हुआ। केंद्र ने 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में बुलाने का फरमान जारी किया था। एडीजी राजीव मिश्रा, डीआईजी प्रवीण त्रिपाठी और एसपी भोलानाथ पांडे को दिल्ली बुलाया गया। बंगाल की ममता सरकार ने तीनों अधिकारियों को रिलीव ही नहीं किया और उन अधिकारियों का भी कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से तमिलनाडु में 2001 में जयललिता सरकार के समय भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था। तमिलनाडु पुलिस ने दिग्गज डीएमके नेता करुणानिधि मुरुगेसन मारन और टीआर बालू को देर रात गिरफ्तार किया। बालू थे उस वक्त केंद्र में एनडीए की वाजपेयी सरकार में मंत्री। केंद्र सरकार ने 3 आईपीएस अफसरों को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाने के निर्देश दे दिए। जयललिता सरकार ने इसे मना कर दिया और राज्य सरकार और केंद्र के बीच में मामला उलझ गया। इस मुद्दे पर राज्यपाल फातिमा बीवी को हटाया गया, लेकिन आईपीएस अफसर रिलीव नहीं हुए। 2014 में भी केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी अर्चना रामसुंदर को डेपुटेशन पर सीबीआई में लगाया। तमिलनाडु सरकार ने इनकार कर दिया, लेकिन अर्चना ने ज्वाइन किया सीबीआई। इस पर तमिलनाडु सरकार ने अर्चना को सस्पेंड कर दिया, लेकिन कर चुकी थी ज्वाइन, और इसलिए अल्पन बंदोपाध्याय के ताजा मामले में भी यही हुआ। केंद्र में जाने के बजाय अल्पन ने इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। हालांकि केंद्र ने अब अल्पन को डीएमए के तहत नोटिस दिया है। दरअसल एआईएस अफसरों के डेपुटेशन और अनुशासनहीनता के प्रकरण में केंद्र राज्य मिलकर ही कार्यवाही कर सकते हैं। एआईएस कैडर रूल्स के रूल नंबर 6(1) के तहत राज्य और केंद्र की सहमति से ही अधिकारी का डेपुटेशन किया जा सकता है। और इसी तरह एआईएस सर्विस रूल्स के रूल नंबर 7 के तहत होम कैडर वाली राज्य सरकार की सहमति के बिना अधिकारी पर नहीं हो सकती कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई। तो फिर ऐसे में क्या केंद्रीय कार्मिक विभाग सचमुच कर पाएगा अल्पन के खिलाफ कोई बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बंगाल सरकार और केंद्र के बीच बढ़ता टकराव। पूर्व मुख्य सचिव बंदोपाध्याय पर लगाया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और केंद्र द्वारा लगाए गए एक्ट पर बंगाल सरकार ने सवाल उठा दिया और कहा कि क्या पूर्व मुख्य सचिव को जेल भेजना चाहती केंद्र सरकार? एक्ट के उल्लंघन पर है 2 साल तक की सजा का प्रावधान। केंद्र ने बंदोपाध्याय को 3 दिन में जवाब देने को कहा है। सूत्रों के अनुसार केंद्र ने नोटिस ड्रॉप नहीं किया तो कोर्ट जाएगी बंगाल सरकार। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत जी जुड़ गए हैं। शशिकांत जी, जिस तरीके से बंदोपाध्याय के मामले के अंदर केंद्र भी झुकने को तैयार नहीं और ममता दीदी तो अपने तेवर दिखा ही चुकी है, आपको लगता है इन सबके बीच में बंदोपाध्याय फंस गए हैं या फिर उन पर कोई अड़चन नहीं, राज्य सरकार बचा लेगी? जी, मुझे लगता है राज्य सरकार बचा लेगी और इसमें बंदोपाध्याय को फाइनली मुझे लगता है कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। और इसमें अगर कोई केंद्र सरकार ही होगी, क्योंकि इस चीज को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, कहीं भी पसंद नहीं किया जा रहा है। जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी है वो भी लामबंद हो गए हैं और जो अक्रॉस द पार्टी लाइन इस चीज को लेकर ये अच्छी बात नहीं मानी जा रही है कि केंद्र सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें कि 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, इतना सख्त कानून एक चीफ सेक्रेटरी पर, जो अभी चीफ सेक्रेटरी के पद से हटे, उन पर लगाया जा रहा है। और ये अच्छा नहीं लग रहा है किसी को भी। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में फाइनली कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक होगी केंद्र सरकार की। और अंत में उन्हें मुझे लगता है कि ये कार्रवाई किसी भी पर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट। शशिकांत जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार रूल खेल रही है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार को ही नीचा देखना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 3 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन को लगेंगे 43 मिनट। रेलवे के इस शेड्यूल से हर कोई हैरत में है। दिल्ली सराय रोहिला जयपुर त्योहार स्पेशल ट्रेन के शेड्यूल में किया गया बदलाव। अब शाम 7:50 के बजाय रात 8 बजे ट्रेन आएगी जयपुर जंक्शन, लेकिन ट्रेन के गांधीनगर पहुंचने का समय है शाम 7:14। गांधीनगर से शाम 7:17 पर रवाना होकर 8 बजे पहुंचेगी जयपुर। रेलवे प्रशासन ने ट्रेन लेट होने के बचने के लिए 43 मिनट का मार्जिन रखा है। इन दिनों खातीपुरा और दौसा रेलवे फाटक पर चल रहा निर्माण कार्य है और इस कारण ट्रेन लेट भी हो तो मार्जिनल समय में उसकी पूर्ति हो सके। ट्रेन लेट ना दिखे इसके लिए 3 किलोमीटर दूरी के लिए रख दिए हैं 43 मिनट।
1000 किसान सेवा केंद्र शुरू करेगा कृषि विभाग। अगले 3 साल में खोलने का रखा गया लक्ष्य। इसके लिए स्थानों का चयन जुलाई से पहले किया जाएगा। किसानों को कृषि बीज, उन्नत किस्म, नए उत्पाद, कृषि प्रौद्योगिकी के नए तरीकों की जानकारी मिल सके। कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश ने सभी जिलों के उपनिदेशक को निर्देश दिए। जल्द किसान सेवा केंद्र खोलने के लिए भी स्थान चयन के निर्देश दिए गए। और एक बड़ी खबर राजस्थान के लिए, बड़ी खबर क्योंकि बरकतुल्ला खान स्टेडियम पर लगेंगे जल्द ही चौके छक्के। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयास रंग ला रहे हैं। 20 करोड़ रुपए की लागत से होगा विकास कार्य। बीसीसीआई के मापदंडों के अनुरूप यह विकास कार्य होगा। स्टेडियम में दक्षिण, उत्तर और पश्चिम पवेलियन का पुनर्द्वार किया जाएगा। मुख्य मैदान और प्रैक्टिस पिच, लॉन, आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों हेतु आवश्यक स्तर पर फ्लड लाइट्स का भी निर्माण होगा। विभिन्न विकास कार्यों का मुख्यमंत्री गहलोत जल्द ही शिलान्यास करेंगे और उसके बाद लोकार्पण होगा। जल्द ही चौके छक्के लगे। आगे बढ़ते हैं। खाद्य तेलों में राहत के आसार हैं। खाद्य तेलों के थोक भाव घटे हैं 15 रुपए प्रति किलो तक। हालांकि इसका असर अभी तक नहीं दिखा खुदरा दामों पर। कीमतों में आगे भी गिरावट रहने की संभावना है। देश में तिलहन का उत्पादन और क्रशिंग में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ चीन ने भी सोयाबीन की खरीदारी पर लगी रोक और इस वजह से कीमतों में गिरावट आ सकती है। एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत का जन्मदिन है। विभिन्न कार्यक्रमों का इस दौरान आयोजन हो रहा है। भगत की कोठी स्थित वीर तेजा छात्रावास में रक्तदान कार्यक्रम किया जा रहा है। छात्र नेता सुनील चौधरी के नेतृत्व में यह आयोजन चल रहा है। बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल कार्यक्रम के अंदर पहुंची है। शहर विधायक मनीषा पवार भी कार्यक्रम में पहुंची है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद और किसान और जाट समाज के कई नेता भी मौजूद हैं। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज वैभव गहलोत का जन्मदिन है। जोधपुर में युवाओं के बीच में उनकी एक अमिट छाप और इसीलिए जो उनसे जुड़े लोग हैं रक्तदान कर उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से विजेंद्र, राजस्थान के युवा नेताओं की दिलों की धड़कन वैभव गहलोत का जन्मदिवस है। सुबह से ही विभिन्न तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। कहीं वृक्षारोपण हो रहा है, रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है, कहीं लापसी खिलाई जा रही है। देखिए कि इस वक्त हम वीर तेजा छात्रावास में हैं, जहाँ पे देखिए कि रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है, जो छात्र नेता सुनील चौधरी के नेतृत्व में ये आयोजन किया गया। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, शहर विधायक मनीषा पवार और पीसीसी के सचिव जो हैं शरण पटेल समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता है यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको लेकर के 1000 से अधिक जो यूनिट है वो आज जिस तरीके से आएगी, मरीजों के काम है। ये कोरोना का वक्त है। जिस तरह से वैभव गहलोत ने कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे भेजे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस जन्मदिवस पर जरा बात करते हैं, कैसे देखते हैं आज के इस जन्मदिन पे विभिन्न आयोजनों को? सबसे पहले तो आदरणीय वैभव जी गहलोत को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। और आज सुबह से जिस तरह से हम कार्यक्रमों में जा रहे हैं, चाहे वो पौधारोपण का कार्यक्रम हो, चाहे लापसी खिलाने का हो गायों को, और अभी सुनील चौधरी जी द्वारा जिस तरह से रक्तदान शिविर। आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर से खबर है। बालोतरा नगर परिषद में बाड़मेर एसीबी की टीम विकास शाखा में एसीबी टीम कर रही पड़ताल। मीडिया की भनक लगने पर विकास शाखा का अंदर से दरवाजा बंद कर दिया गया। जिस मामले की जांच कर रही ये नहीं हो पाया खुलासा। टीम के सदस्य अनौपचारिक रूप से बोले रूटीन वर्क में आए हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलना, कार्रवाई का होना किस एवज में होना, जल्दी इसका खुलासा होगा। श्री गंगानगर के राजसिंह नगर से बड़ी खबर है। आरबी नहर में फिर आया 25 से 30 फीट लंबा कटाव। गांव भादवावाला के पास नहर के अंदर ही कटा हुआ है। गांव का राजकीय स्कूल भी जलमग्न हो गया है। स्कूल भवन में 5 फीट के लगभग पानी भर गया है। भवन को खतरा है। सूचना मिलने पर मौके पर किसान पहुंचे। नहर को बांधने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। नहर में पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा है और इस नहर में कल भी 30 फीट लंबा कटाव आ गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।